हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से तसूब। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एबीएम के कुछ और मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। एक पार्ट पहले ही आ चुका है, 10 क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हुए हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। ओके, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। ऐप अवेलेबल है आपका प्ले स्टोर पर भी और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, यानी कि आईफोन पे iOS पे भी डाउनलोड किया सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो टर्म है टैलेंट मैनेजमेंट, इसको किस कंपनी ने जो है मतलब क्वाइन किया था, पहली बार इस शब्द को किसने यूज किया एक तरीके से, या ये किस कंपनी की देन है। टैलेंट मैनेजमेंट जो वर्ड है, शब्द है, ठीक है। मैकेंजी एंड कंपनी 1997, सॉफ्ट बैंक 1993, यूनाइटेड नेशन 1995, या इनमें से कोई नहीं। ओके, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपसे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, मैकेंजी एंड कंपनी ने जो है 1997 में इस टर्म को क्वाइन किया था। किस कब? 1997 में मैकेंजी एंड कंपनी ने टैलेंट मैनेजमेंट टर्म को क्वाइन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट एसेट जो है, एक कंपनी है, उसके करंट एसेट दिए हुए हैं 660 लाख रुपीज़, 660 लाख रुपीज़। CR लिखा हुआ है, यानी करंट रेशियो 2:1 का है। फिर आपसे पूछा गया कि नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करना है? NWC कैलकुलेट करना है। विदाउट ऑप्शन था ये क्वेश्चन। ओके, विदाउट ऑप्शन था। तो देखिए, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए करंट एसेट, उसमें से घटा दीजिए करंट लायबिलिटी, तो निकल आएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है? करंट एसेट दिया हुआ है, यानी कि 660 दिया हुआ है, माइनस अगर हमें करंट लायबिलिटी पता हो तो हमारा आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता है, पर करंट लायबिलिटी ना पता होने की सूरत में हमें करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट अपान करंट लायबिलिटी। सही है। अब करंट रेशियो दिया कितना है? 2:1, तो इसे 2/1 लिख लीजिए। कितना दिया? 2:1 दिया, तो 2/1 लिख लीजिए। अगर मान लो करंट रेशियो आपको 5:2 देता तो आप यहाँ पर क्या करते? 5/2 लिख देते। ओके, 2 का मतलब यही कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, तो हमें कितना दिया हुआ है? 2:1। कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है, तो हमने 2/1 लिख दिया करंट रेशियो जो। यहाँ करंट एसेट आपको दिया हुआ है 660 लाख का, तो करंट एसेट यहाँ पर लिख दीजिए। अपान करंट लायबिलिटी आपको पता करनी है। आपको क्या करना है? करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कैंची या तिरछा गुणा बोलते हैं इसको, कर दीजिए। तो 2 × CL = 660 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी = 660/2, यानी कि अगर हम इसे देखें तो करंट लायबिलिटी = 330 हो जाएगी। इसको काटेंगे तो ये 330 आ जाएगी, 330 लाख। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 330। तो NWC क्या हो जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल आपकी क्या निकल करके आ जाएगी? 660 में से 330 घटाएंगे तो 330 लाख रुपये निकल करके आ जाएगी। यही आपका पूछा गया था। ठीक है, नेटवर्किंग सरल क्वेश्चन था। आपको फंडा पता हो तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं, आसानी से किया सकता था। ठीक है, तो 330 लाख जो है आपका हो जाएगा इसका आंसर। आपको करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी, यही सब पूरा समझाया गया है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वेरी करती रहती है, बदलती रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रेट कहा जाएगा, फीचर कहा जाएगा, एट्रीब्यूट कहा जाएगा, या कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहा जाएगा? तो इन्हें फ्रेंड्स हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे गुण, ऐसे लक्षण जो व्यक्ति से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होते रहते हैं, उन्हें एट्रीब्यूट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोला जाता है। एक और न्यूमेरिकल देखिए, इन्होंने पूछा कि अगर फिक्स कॉस्ट पर मंथ कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको हर महीने 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट के तौर पर लगाना पड़ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट जो है 10 रुपये पर यूनिट है, और सेलिंग प्राइस जो है 30 रुपये पर यूनिट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करिए। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट अपान कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपान कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपान कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट क्या है? हमें दे रखी है 20,000। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन याद होगा आपको, हम पहले सेल वैल्यू लेते हैं, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, तो जो आता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। याद है आपको? ABFM में हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, ABFM में, है ना? तो वहीं से अगर हम लें
तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल में से हमें क्या करने की ज़रूरत है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देने की ज़रूरत है। सेल कितने की हो रही है, 30 रुपये में 1 यूनिट बिक रही है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपये है, तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन कितना निकल आया 20। कितना निकला है कंट्रीब्यूशन, 20 रुपये पर यूनिट हो गया, 20 रुपीज़ पर यूनिट। फिक्स कास्ट कितनी है 20,000 रुपये, आपको पहले से ही दे रखा है 20,000 रुपये, और 20 रुपये आपका जो है कंट्रीब्यूशन हो गया, तो ये हो गया, इसको काटेंगे 1000 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लो ये कंपनी शर्ट बना रही है, क्या बना रही है, शर्ट बना रही है, तो इस कंपनी को देखो क्या हो रहा है कि एक शर्ट को बनाने में उसको जो है 10 रुपये लग रहे हैं, कितना सॉरी एक शर्ट को बेचे वो 30 रुपये की रही है और लगा कितना रही है 10 रुपये, तो उसको हर यूनिट के पीछे बच कितना रहा है 20 रुपये। अगर आपको टोटल 20 रुपये हर यूनिट पीछे बच रहे हैं और कुल 20,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ रहा है इस काम में, तो कितनी मतलब जो है शर्ट आपको बना करके बेच देनी पड़ेगी ताकि आपको ना फ़ायदा हो ना लॉस हो। तो कुल मिला के एक यूनिट के पीछे 20 रुपये, तो 1000 यूनिट के पीछे जो है आपको 20,000 रुपये का पैसा निकल आएगा, 20,000 आपके निकल आएंगे। ओके, यानी हमें 1000 शर्ट बेचनी पड़ेंगी, कितनी 1000 शर्ट बेचनी पड़ेंगी, तब जा करके हमारी स्थिति ये होगी कि ना अब हम प्रॉफिट में हैं ना हम लॉस में हैं। अब सोचिए ये कंपनी अगर जो है 1200 शर्ट बेच ले जाए, 1200, इसका मतलब उसने 200 शर्ट में फ़ायदा कमाया है, बाकी सब केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही चला गया है। ओके, क्लियर हो गई। जैसे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 रुपये का एक जो है केला किसी ने खरीदा, मान लेते 2 रुपये का एक केला, तो अगर उसने 12 केले खरीदे तो 12 दूनी 24 रुपये लगे, दुकानदार के कितने रुपए लग गए 24 रुपये। अब वो एक केला 3 रुपये का बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, मान लो 3 रुपये का, तो कम से कम कितना केला वो बेचे कि उसका पैसा निकल आए, कितना केला वो बेच दे, तो 8 केले वो बेचेगा। तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, इस दुकानदार का ब्रेक इवन पॉइंट उसका 8 बनाना, यानी 8 केला हो गया, 8 केला उसे बेचना ही पड़ेगा तब जाके उसकी मूल पूंजी निकलेगी, ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ तक उसको ना फायदा हुआ ना लॉस हुआ, है ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, दोनों केस नहीं है। अब बाकी के जो 4 केले हैं अगर वो 3 रुपये के हिसाब से बेच ले तो उसे 12 रुपये का फायदा होगा, एक आधे 2 सड़ गए, मान लो 2 खराब हो गए, तो भी 3 दूनी 6 रुपये वो कमा लेगा। ये होता है इसका बेसिक फंडा फ्रेंड्स। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट का ऐसे चलता है। तो ये आपसे पूछा गया था ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए, वही कैलकुलेशन दिखाई गई है आपको। ये थोड़ा आया नहीं है एक्चुअली, पीपीटी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चलती है, अभी काम चल रहा है, मैंने इस पीपीटी वाले फॉर्मेट को भी रिसेंटली अडॉप्ट किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। RBIA क्या होता है, RBIA होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। RBIA क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। रैंडम बिजनेस ये नहीं होता, रेगुलेटरी बैंकिंग ये नहीं होता, रिसोर्स बेस्ड ये नहीं होता है, आपका होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। RBIA क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार क्वेश्चन है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। बैंक शैल मेक .% ऑफ प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अनरिकंसाइल्ड डेबिट एंट्रीज इन द नोस्ट्रो अकाउंट विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो अगर नोस्ट्रो अकाउंट में डेबिट की अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, अनरिकंसाइल्ड एंट्री नोस्ट्रो अकाउंट में पड़ी हुई हैं डेबिट की, और उसे 2 साल से अधिक हो चुका है, तो उसके लिए बैंक को कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, कितने % की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। ये विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन था, 100% प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। सोचिए कि अगर 5 करोड़ रुपए की एंट्री पड़ी हुई है इसमें नोस्ट्रो अकाउंट में, जिसके 2 साल से अधिक हो चुके हैं, तो आपको प्रोविजन करके 5 करोड़ रुपए अलग रखने पड़ेंगे, जैसे NPM में प्रोविजन करते हैं ठीक उसी तरीके से। ओके, तो ये क्वेश्चन था, 100% प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। ये भी पूछा था उन्होंने, बटना का फुल फॉर्म पूछा था, क्या पूछा था, BATNA, पहली बार आया है ये भी, BATNA का फुल फॉर्म पूछा था, बेस्ट अल्टरनेटिव टू निगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू निगोशिएटेड एग्रीमेंट इसका आंसर होता है। मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता ना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिंपल सा है, वो ध्यान रखो जो काम का है। बेस्ट अल्टरनेटिव टू निगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है इसका आपका ऑप्शन, बाकी कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने उसी से रिलेटेड बेस्ट अल्टरनेटिव है, बेटर अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेट है, यहाँ पर अल्टरनेटिव है, यहाँ अल्टरनेट कर दिया है, यहाँ बेटर अल्टरनेट कर दिया है, तो कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर होगा बेस्ट अल्टरनेटिव टू निगोशिएटेड एग्रीमेंट, बटना का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था,
कि मीडियन कैलकुलेट कर दिए इस डेटा का। ये जो डेटा आपके सामने है इसका मीडियन कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं फ्रेंड्स इनको पहले जो है मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दीजिए। वैसे ये मेरे ख्याल सॉर्टेड में ही लिखी हुई है, लेकिन ऐसा दिया नहीं हो, क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे, वो हमेशा उल्टे सीधे ऑर्डर में देंगे। सबसे पहला काम यही होगा कि हमें इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। तो ये इत्तेफाक से बढ़ते क्रम में है तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो यदि नहीं है बढ़ते क्रम में तो हमारा काम होगा फ्रेंड्स कि हम इसे लिखें। ओके, 87, 93, 106, ठीक है। पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए। अगर मान लो ये यहाँ 93 ना लिख करके यहाँ 93 लिखा होता, 87 यहाँ ना होता, मान लो यहाँ होता, आपका 7 यहाँ पर होता, कुछ भी होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो है बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। पहला टास्क हमारा पूरा हुआ। दूसरा काम क्या करिए, देखिए नंबर इवन है कि ऑड है। तो यहाँ देखिए कितने नंबर हैं, ये हमारे 2, 2 4, 2 हो गए आपके 6, 2 8 और 2 10 इवन नंबर है। अगर 10 नंबर हैं, इवन नंबर है, तो उस केस में n इक्वल टू, अगर इवन है तो n अपान 2 एंड n अपान 2 प्लस 1 इसका एवरेज निकालते हैं। और अगर n ऑड नंबर है तो जो nवां नंबर है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। समझते हैं कैसे, यानी अगर मान लो ये 10 टर्म है तो इसका आधा करिए, कितना हो गया 5, पाँचवा टर्म ले लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा हमारा पाँचवा टर्म। एक मिनट रुक जाइए, जो है हमने पाँचवा टर्म ले लिया ये वाला, और उससे एक अधिक है ना, पाँचवा टर्म और उससे एक अधिक वाला टर्म यानी छठवां टर्म ले लीजिए, तो हो गया 27 और प्लस 54। ध्यान रखिए हमें पाँचवा और छठवां पद लेना है, पद की वैल्यू लेनी है, पाँचवा और छठवां नहीं, पाँचवा और छठवां पद जो है उसकी वैल्यू लेनी है। इसको जोड़ डालिए और उसका एवरेज ले लीजिए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 4 11 81, 2 हो गया तो आ जाएगा 40.5 आपका, ठीक है। जोड़ डालिए इसको 27 और 54 कैलकुलेटर से फटाक से, 40.5 आ गया आपका, ठीक है। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये 106 ना दिया हो, मान लेते हैं कि क्वेश्चन चेंज हुआ और ऐसा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें 10 पद थे इसलिए हमारा आंसर इतना आ गया। लेकिन मान लो 9 पद हों तो यहाँ कितने हैं, 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9, हमारे पास कितने टर्म हैं, 9 टर्म हैं। तो 9 टर्म के केस में क्या करेंगे, n+1 अपान 2, ठीक है। क्या करेंगे, n+1 अपान 2 यानी कि 9 1 10, 10 का आधा 5, पाँचवा पद ढूंढिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पद जो है मान लीजिए वो हैं क्या हैं, ऑड हैं, तो ऑड में फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए क्या कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ऑड में क्या करिए, एक टर्म यहाँ से हटाइए, एक टर्म यहाँ से हटाइए। मैंने यहाँ से 93 हटाया, वहाँ से 0 हटाया। 87 यहाँ से हटाइए, बदले में 1 यहाँ से हटाइए। 68 यहाँ से हटाइए, 7 यहाँ से हटा दीजिए। 54 यहाँ से हटाइए और 10 यहाँ से हटा दीजिए। जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। जो आपका बच जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। मीडियन ऐसे भी निकाला जा सकता है अगर आप ध्यान रख पाएँ तो। दिस टेक्निक इज क्वाइट फ्रेंडली। या फिर इसी क्वेश्चन को ही मान लो अगर इवन टर्म है तो क्या करेंगे, 0 1 7 10 27 54 68 एंड 87 93, राइटिंग पर मत जाइएगा, 93 106, ठीक है। ये हमारे पास में 10 पद हैं। इसमें भी हम वो टेक्निक यूज कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताई। देखिए कैसे करते हैं, इसको यहाँ से काटिए, ठीक है, एक एक पद को काटते चलिए। यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको काटेंगे, इसके अगेंस्ट में एक काटिए इधर तो अब यहाँ 2 कटे, 2 उधर कटे, एक यहाँ तीसरा कटा, एक यहाँ तीसरा कट गया, एक यहाँ चौथा कटा, एक यहाँ चौथा कट गया। अब अगर हम इसको भी काट देते हैं, मैं मान लो काट देता हूँ, तो बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच गए ये 2, इनका जोड़ करके एवरेज निकाल लीजिए, बस ये आपका मीडियन आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो अगर हम सारे काटते जाते तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, तो जो ना बचता तो जो 2 बचते हैं बीच के उन्हीं का औसत निकाल लीजिए, उन्हीं का एवरेज निकाल लीजिए, वही आपका मीडियन हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस क्रम से आप कर सकते हैं, ठीक है। यही आपको पूरा यहाँ दिखाया गया है, 10 नंबर हैं तो 40.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लार्जेस्ट वैल्यू इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 एंड लोवेस्ट इज 40। सबसे ज़्यादा वैल्यू है 100 की और सबसे कम वैल्यू है 40 की। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 6 चाहिए तो आप बताओ कि जो है क्लास की विड्थ क्या होगी,
तो सरल है, हाईएस्ट कितना है 100, मिनिमम कितना है 40, घटा दीजिए कितना आ गया फ्रेंड्स 60 आ गया। 60 को क्या करिए, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए 6, बस डिवाइड कर दीजिए, तो क्लास की विड्थ जो है आपकी यही 10 निकल करके आ जाएगी। सरल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है माइनस सबसे लोएस्ट नंबर कितना है, तो हो गया कितना, यानी कहने मतलब ये ऐसा है फ्रेंड्स ना, आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे एक बार दिखाता हूँ, जैसे हमें क्या करना है 40 से हम 50 लें, फिर 50 से 60 लें, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 40 है, सबसे बड़ी संख्या 100 की है, और हमें 6 क्लास इंटरवल चाहिए, कितने 1 2 3 4 5 6 चाहिए। अब ये तो चलो 10-10 का किया, अब मेरे माइंड में आ गया कि नहीं मैं 5-5 का करूँगा, तो करो कोई दिक्कत नहीं है। 40 लिया, 5 जोड़ो 45 हो जाएगा। अब क्या करोगे 45 और 5 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, 50 और 5 जोड़ोगे 55 हो जाएगा, 55, 55 एंड 60 हो जाएगा, 60 एंड 65 हो जाएगा, 65 एंड 70 हो जाएगा। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 हो चुकी। अब अगर हम 70 से 75 ले लें तो ये हो गई 7 क्लासेस। हमें चाहिए कितनी थी, हमें सिर्फ 6 चाहिए थी, इसका मतलब 5 से हमारा काम नहीं चलेगा। अब समझिए बात को क्या कह रहा हूँ मैं, कि क्लास की विड्थ यानी कि इनमें गैप कितने का होना चाहिए, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है 5 का गैप है। क्लियर हो गई बात ना, कि हो क्या रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है कि हम 40 से चलेंगे और पहुँचेंगे 100 पर, और हमें 6 जो है क्लासेस चाहिए, तो कितने का गैप जो है बीच में रखूं हर क्लास में, ताकि हमारा ये अचीवमेंट हो जाए। तो मैंने ये आपको दिखाया कि आप 40 से चलेंगे और 100 पर पहुंचेंगे, तो ऐसे आपकी 6 क्लासेस बन करके आ जाएंगी, ठीक है। फार्मूले से ये इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली वो चाहता क्या है, इसीलिए दूसरा भी एक यहाँ करके दिखा दिया। आप चाहो तो 2-2 जोड़ लो, 8-8 जोड़ लो, 10-10 जोड़ लो, 12-12 जोड़ के देख लो, आपकी मर्जी है, चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, 10 हो गया हमारा, उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहाँ पर 9 क्वेश्चन थे आपके सामने, होप है आपको ये पसंद आएंगे, ठीक है। अगर पसंद आते हैं तो लाइक वगैरह कर दीजिए, आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब प्लीज़ जो है अगर आपके पास टाइम है तो कृपया जो है लाइक दबाएं। थैंक यू सो मच।